अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरें लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस ये चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइन से। खुसूसी सहूलत कौंसिल के तहत सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इकदाम, निगरान हुकूमत की तरजीह। माशी पॉलिसियों का तसलसल कायम रखते हुए मजीद बेहतरी लाएंगे। अवामी फलाह के मनसूबे बिला ताअत्तुल जारी रहेंगे। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज किया जाए। सेहत और तालीम के शोबे में आलमी मयार की सहूलतें यकीनी बनाई जाएं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर। निगरान वज़ीर आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मुतालिक मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। बलोचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। कराची चमन शाहराह की अरसर नौ तामीर शुरू की जाए। काम की रफ्तार तेज करने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 30 जुलाई को बाजोड़ वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाले धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। इस नासूर की रोकथाम और अमन अमान के क़याम के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म। निगरान विफाकी काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल जारी। मीडिया में मुताद्दिद नाम ज़ेरे गर्दिश। आइन के शेख 224 के तहत शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआविनत निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। पैमरा कानून में तरामीम मुतारिफ कराने पर मीडिया बरादरी की इज्तिमाई काविशों की तारीफ। सरकारी इश्तिहारात मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी से जोड़ने से मसाइल के हल में मदद मिलेगी। सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना और तामीरी इस्तेमाल के साथ फेक न्यूज़ के मनफी असरात को भी उजागर किया जाए। मीडिया रजाकाराना तौर पर नौजवानों को फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन से मुतालिक आगाही दे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मीडिया तंजीमों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स का मामला। साबिक वजीर आला परवेज इलाही 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। लाहौर की एहतसाब अदालत का 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। वादी फौजी छावनी में तब्दील। कश्मीरियों का कत्लेआम करने वाले भारत को जश्न मनाने का कोई हक नहीं। हुर्रियत क़यादत। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में जारियत। अरीहा के इलाके में फलस्तीनियों के कैंप पर धावा बोल दिया। 2 नौजवान शहीद। 8 माह में शहादतों की तादाद 216 हो गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर एक और मुकदमे में फर्द जुर्म आयद। 2020 के सदारती इंतखाब में मुबैना मुदाखलत और इंतखाबी जराइम के इल्जामात। ट्रंप का 94 सफात पर मुश्तमिल इल्जामात की सेहत से इनकार। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे की तनसीबात पर हमले। अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद $20 करोड़ अस्करी इमदाद का ऐलान। मगरबी मुमालिक की जानिब से हथियारों की फ्राहमी के बावजूद जंगी माहौल हमारे कंट्रोल में है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में हमारे हथियारों ने अपनी ताकत साबित की है। रूसी वजीर दिफा सरगई शेगोव। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में आतिशज़दगी पर काबू पाने की कोशिशें जारी। हलाकतों की तादाद 100 हो गई। मुतादिद लापता। 3000 इमारतें और 2500 एकड़ अराजी पर सब कुछ जलकर राख। वाशिंगटन के बाद इलाकों में शदीद तूफान और सैलाब की वार्निंग। शहरियों को पनागाहों में रहने की हिदायत। और पाकिस्तानी क्वेस्ट मोहम्मद आसिफ की प्रोफेशनल स्नूकर में अहम कामयाबी। ब्रिटिश ओपन के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। मोहम्मद आसिफ ने 7 मरतबा के आलमी चैंपियन स्कॉटलैंड के स्टीफन हेनरी को शिकस्त दी।
हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास से खिताब करते हुए निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि माशी पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखते हुए मज़ीद इक्तिसादी बेहतरी लाएंगे। उन्होंने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम निगरां हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। माशी बेहतरी के लिए डी रेगुलेशन और जिम्मेदार खुद मुख्तारी पर तवज्जो मरकूज रहेगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अवामी फलाह के मनसूबे बिला तातुल जारी रहेंगे। पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद को तेज़ किया जाए। सेहत और तालीम के शोबे में आलमी मेयार की सहूलतें यकीनी बनाए जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत अपनी महदूद मुद्दत में तमाम तवानाइयाँ मईशत की इस्लाह पर खर्च करेगी। उन्होंने हिदायत की कि हर शोबे में जारी इस्लाहात पर मुफस्सल रिपोर्ट पेश की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। सरमायाकारी के मौके रखने वाले इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर तरक्की देने की जरूरत है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कही। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुल्क में सड़कों की तामीर और निगरानी के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। कराची चमन शाहराह की अरसर नौ तामीर शुरू की जाए और मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाए। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हुकूमत का काम अवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करना है। बलूचिस्तान की दूसरे सूबों से राब्ता सड़कों को बेहतर किया जाए। इजलास को कोयटा सखर हाईवे पर पिंजरा पुल और कोयटा योब शाहराह पर स्वार पुल पर जारी काम पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि गुज़श्ता साल सैलाब से तबाह होने वाले पिंजरा की तामीर नौ का काम आइंदा माह शुरू होगा। 15 मीटर बुलंद और तकरीबन 12 मीटर चौड़े नए पुल की तामीर 9 माह में मुकम्मल होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पुल की तामीर के लिए दरकार वक्त में कमी लाई जाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि पिंजरा पुल की तामीर के साथ 118 किलोमीटर तवील कोयटा ढाडर रोड और 188 किलोमीटर तवील ढाडर जैक्टाबाद रोड की तामीर और बहाली भी होगी, जिससे वक्त और ईंधन की बचत के साथ ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। इजलास को बताया गया कि 282 मीटर तवील सवार पुल की मरम्मत का काम हतमी मराहिल में है। इस पुल की अरसर नौ तामीर पर भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की कि जारी मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल जबकि मुजव्वज़ा मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर गए और 30 जुलाई को बाजावर में वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाले धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द अनासर कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम दहशतगर्दी की रोकथाम और क़याम अमन के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान ने अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेनेटर सरफराज बुगटी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब वफाक को मजबूत करेगा। सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आज़म को इंफ्रास्ट्रक्चर समेत गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और कराकुरम यूनिवर्सिटी पर पेशरफ्त से आगाह किया। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के दौरे, कराकुरम यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह और कानून साज असम्बली से खिताब की दावत भी दी। अनवारुल हक काकड़ ने नेक ख्वाहिशात के इजहार पर गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह का शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान डोमकी ने भी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 27 अगस्त को होने वाले MD-CAT टेस्ट की तारीख में तौसी का फैसला करते हुए 10 सितंबर को उसके निकात का ऐलान किया है। निगरान वज़ीर आज़म ने तलबा और तालिबात की दरख्वास्त पर MD-CAT की तारीख में तौसी का फैसला किया है, जिससे इन्हें इम्तिहान की तैयारी के लिए मज़ीद वक्त मिलेगा।
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پیمرا ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں صحافتی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات میں صدر مملکت نے پیمرا قانون میں ترامیم متعارف کرانے پر میڈیا برادری کی اجتماعی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اس بل سے میڈیا ملازمین کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ سرکاری اشتہارات میڈیا ملازمین کے واجبات کی ادائیگی سے جوڑنے سے مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ معاشرے میں مکالمے اور خیالات کے آزادانہ تبادلے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ اور تعمیری استعمال کے ساتھ فیک نیوز کے مضمرات بارے آگاہی دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا رضاکارانہ طور پر نوجوانوں کو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن بارے آگاہ کرے۔ صدر مملکت نے کہا کہ میڈیا خاص طور پر سینئر صحافی، تعلیمی ادارے اور جامعات کے ساتھ روابط بڑھائیں اور صحافت کے شعبے میں ہونے والی نئی پیش رفت کے بارے میں طلباء کو آگاہ کریں۔ صحافتی تنظیموں پی یو ایف جی، اے پی این ایس، بی پی اے، سی پی این ای اور ایمٹ کے نمائندوں نے صدر مملکت کی جانب سے حمایت، میڈیا کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل میں دلچسپی لینے پر شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، ملک میں نگراں وفاقی کابینہ کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ میڈیا میں وفاقی کابینہ کے بارے میں متعدد نام زیر گردش ہیں، تاہم ابھی تک حتمی نام سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق آئین کے شیک 224 کے تحت وفاق اور صوبوں میں تشکیل پانے والی نگران حکومتوں کی سب سے اہم ذمہ داری آئندہ عام انتخابات کے صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی مکمل معاونت کرنا ہے۔ رواں سال 26 جولائی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ 2007 میں کی گئی ترامیم کے تحت اب نگراں حکومت اہم قومی امور پر انتظامی فیصلے لینے کی بھی مجاز ہے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کی جانب سے ملک میں نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے بعد اب الیکشن کمیشن کو آئین کی شک 51 کی ذیلی دفعہ 5 کے تحت اثر نو انتخابی حلقہ بندیاں کرانا ہوں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ریٹائرڈ جسٹس مقبول واکر کی تقریب حلف برداری کل متوقع ہے۔ گورنر کامران خان ٹیسوری ان سے حلف لیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کا عمل وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار کے درمیان مشاورت سے طے پایا، جس کے بعد گورنر سندھ نے منظوری دے دی۔ ادھر بلوچستان میں بھی نگراں وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے ابھی تک کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہونے والی ملاقات بغیر نتیجے کے ختم ہوئی۔ اس سلسلے میں آج ایک اور نشست متوقع ہے۔ اگر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد ہوگا۔ سپریم کورٹ نے سندھ کے مختلف حلقوں کی حلقہ بندیوں سے متعلق معاملے پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حلقہ بندیاں عوامی مفاد کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن انتخابات سے قبل تمام معاملات حل کرے۔ واضح رہے کہ سندھ کے حلقے پی ایس 7، 8 اور 9 کی حلقہ بندیاں سپریم کورٹ میں چیلنج کی گئی تھیں۔ اسی 2 رکنی بینچ نے سابق وفاقی وزیر احسن اقبال کے خلاف 2018 سے زیر التوا توہین عدالت کی درخواست خارج کرتے ہوئے واضح کیا کہ توہین عدالت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ عدالت نے خود طے کرنا ہے۔ عام انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، جس کے تحت نظریہ پاکستان کے خلاف خبریں نشر کرنے پر پابندی ہوگی۔ ریاستی اداروں ملکی خود مختاری اور نظریات سے متعلق منفی مواد نشر نہیں کیا جا سکے گا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ضابطہ اخلاق میں سوشل میڈیا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ امیدواروں کی ذاتیات، مذہب، برادری سے متعلق منفی مواد نشر کرنے پر پابندی کے ساتھ صحافیوں اور صحافتی اداروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قومی خزانے سے کسی بھی امیدوار اور سیاسی جماعت کی مہم چلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ شہدائے پاکستان کو سلام۔ سپاہی ضیاء اکرم شہید نے 6 ستمبر 2021 کو وزیرستان میں اور حوالدار تحسین عباسی نے 1 اگست 2023 کو جام شہادت نوش کیا۔ ان کے عزیز و اقارب کا کہنا ہے کہ وطن عزیز کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے ساتھ نسبت پر انہیں فخر ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ میں ایک شہید کا والد ہوں، اور 14 اگست یہ جو پاکستان بنا ہے یہ کئی ہزار شہیدوں کی وجہ سے بنا ہے، جس میں لوگوں نے
अपनी जानों का नजराना दे के इस मुल्क को कायम किया। आर्मी हमारी पहचान है। ये उसका था ना, जहाँ का था ये, इससे उसको बहुत शौक था। उसका एक दोस्त लेके आया था हमारे घर, फिर इसको कभी कभी वो साथ अपने बैठता होता था, अपने बहन भाइयों को दोस्तों को साथ लेके फिर बजाता था, फिर गाने शाने भी गाता रहता था। ज़्यादातर ये गाता था, मेरे आम में शीन चल और कहीं चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। चला गया, शहीद हो गया। आज 14 अगस्त यौम आज़ादी है। मेरे बाबा इस वतन के लिए शहीद हुए हैं। मुझे उनकी शहादत का दुख भी है, मगर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ। हमारे बाबा बहुत अच्छे थे, हमारे साथ बहुत प्यार करते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे। आज वो हमारे साथ नहीं, हमें बहुत दुख है। आज 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान है। इसमें बहुत से शहीदों का खून है, जिसमें एक मेरे भाई भी शामिल है। मोहम्मद तहसीन अब्बासी बहुत अच्छे थे। दौरान जो है वो अपनी ड्यूटी आर्मी में देते हुए जो है वो दर्जा शहादत उन्होंने पा लिया। तो रब्बुल जलाल से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम उन्हें जो है वो अपनी नेमतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन, जश्न आज़ादी के मौके पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जिन्ना हाउस का दौरा करके सानह 9 मई की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करेंगे। रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। यौम आज़ादी पर लायंस क्लब इंटरनेशनल के वफ्द ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। वफ्द की क़यादत डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और कायम मकाम सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने की। वफ्द ने 9 मई के सियादिन की तबाहकारियों की शदीद मजम्मत की और जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। जिन्ना हाउस की तस्वीर देख के दिल खून के आंसू रोता है, मगर आज हम यह यादा करते हैं कि आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क और कौम के लिए मुस्बत अंदाज से अपनी सोसाइटी को लेकर चलेंगे। 14 अगस्त जो है वो तजदीद अहद का दिन है। आइए मिलके इस पाकिस्तान को दोबारा संवारें। आइए मिलके इस कौम और इस मुल्क के साथ जो है वो वक्त का याद करें जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पाकिस्तान को बनाया था। वो जो जज्बा था उसको जिंदा करने की जरूरत है। यौम आज़ादी का लफ्ज जुबान से अदा होते ही तहरीक पाकिस्तान के वलवला अंगेज दौर की याद ताज़ा हो जाती है और वो ज़माना तस्वर में उभरने लगता है जब बड़े सगीर के मुसलमान अपने अज़्म हौसला से अपने मुस्तकबिल की इमारत तामीर कर रहे थे। एक तरफ अय्यार अंग्रेज तो दूसरी तरफ मकार हिंदू। इस नाजुक दौर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बेपनाह मुश्किलात का सामना करते हुए गुलामी की तारीकियों से आज़ादी की रंगीन सुबह को तराशा। पुरज़ोर तरीके से हम 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। जिन्ना हाउस के दरो दीवार को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। ये कैसे लोग होंगे जिन्होंने इस कौमी वर्से को नजर आतिश कर दिया। ये हमारे आने वाली नस्लों की अमानत थी जिसे हमें बचा के रखना चाहिए था। हम इस तरह के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। 14 अगस्त के मौके पे एक अहद कर लें कि हम लोग इंशाल्लाह मिलके इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। वफ्द ने वतन अजीज के रखवालों को सलाम पेश किया और कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सब मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन पीटीआई के साइफर बयानियों से मुतालिक अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शहरियों का कहना है कि ये शख्स झूठ बोलता रहा है। अगर मामले में कोई हकीकत होती तो अब तक अया हो चुकी होती। हमें सियासी मुखालिफत में बैरूनी ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना वैसे ही बात है, हमें तो कुछ भी नहीं लगा। वो फिर आएंगे, फिर ये ड्रामे होते रहेंगे। इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, ड्रामा ही कर रहे थे अपने लिए। साइफर की इंटेंसिटी है उसको खुद बढ़ा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत मुसीबतों में इस वक्त। बेहतर ये है कि लेट साइफर गो और आगे चले। अगर इसमें कोई ऐसी हकीकत होती तो मेरा ख्याल है अभी तक ये ठीक से एक्सपोज हो गया होता। हमें अपनी सियासी मुखालफत में या हमारे अंदरूनी मामलात के लिए हमें अपने डिप्लोमेटिक और बैरूनी जो ताल्लुकात हैं उनको इस तरह स्पॉइल नहीं करना चाहिए। आपने एक चीज़ इस्तेमाल करने की, एक कार्ड खेलने की कोशिश की थी। नाज़रीन, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज 3 मुकदमात में जमानत खारिज कर दी। ATC जज अबुल हसन जुल्करनैन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा राय के 3 मुकदमात में अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानतें खारिज की। दूसरी जानब इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने भी 9 मई के वाक़यात के बाद दर्ज 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी खारिज कर दी। ड्यूटी जज मोहम्मद सुहेल ने मुकदमात की समाअत की।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मनसूबों में किक बैक्स के इल्जामात पर साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। नैब ने परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी में अदालत के रूबरू पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा अदालत ने परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और 21 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। उधर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने अपना माफीनामा दोबारा जमा करा दिया। केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। फवाद चौधरी वकील के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, दोबारा माफीनामा जमा कराया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस माफीनामे को तस्लीम करते हुए रिकॉर्ड पर ले आते हैं। केस की मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। कुछ मजीद खबरें भी खबरनामे का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नस्ल परस्त मोदी हुकूमत भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से नफरत का प्रचार कर रही है। आरएसएस की हिमायत याफ्ता मोदी हुकूमत भारत भर में मजहबी अक़लियतों को निशाना बना रही है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी हुकूमत भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और सिखों की आज़ादी सल्ब कर रही है। बीजेपी नेताओं की क़यादत में हिंदू इंतहा पसंद खुलेआम मुसलमानों की नस्ल कुशी का मुतालबा कर रहे हैं। मोदी के फाशिज्म और नस्ल परस्ती को रोकने के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। कुदरत ने आपको हर नेमत से नवाजा है। आपके पास लामहदूद वसाइल मौजूद हैं। आपकी रियासत की बुनियादें मजबूती से रखती गई हैं। अब ये आपका काम है कि न सिर्फ इसकी तामीर करें बल्कि जल्द अज जल्द और उम्दा से उम्दा तामीर करें। सो आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही और इंडेक्स 141 पॉइंट्स इजाफे के बाद 48,565 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 159 कंपनीज के शेयर्स में तेजी, 154 के शेयर्स में कमी, जबकि 25 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। मार्केट में 1,23,430 तिजारती लेन देन हुए, जिसका हजम 25 करोड़ से ज्यादा और मालियत 90 अरब रुपए से ज्यादा रही। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया, ताकि आलमी बरादरी को ये पैगाम दिया जा सके कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की हैसियत एक जारे की है, जिसे इलाके में यौम आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर पर मुकम्मल हड़ताल की गई, जबकि लोगों ने स्याह परचम लहराए। हड़ताल की वजह से वादी कश्मीर सुनसान नजर आई। काबिज हुक्काम ने पूरी वादी कश्मीर को एक फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। अहम मकामात और शाहराहों पर नाके और रुकावटें खड़ी की गई हैं। लोगों को भारत मुखालिफ मुजाहिरों से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए निगरानी के साथ नाम निहाद सिक्योरिटी के कई हिसार कायम किए गए थे। श्रीनगर के लाल चौक और यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब के मुकाम बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द के इलाकों में भारतीय पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकार भारी तादाद में तैनात किए गए थे। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर से अपने बयानात दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने बंदूक की नोक पर कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी छीन रखी है, तो ऐसे में वो मकबूजा इलाके में अपना दिन कैसे मना सकते हैं। उधर ब्रसल्स में भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाने के लिए भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कश्मीर काउंसिल यूरोप के ज़ेरे एहतमाम होने वाले इस मुजाहरे में कश्मीरियों और उनके हमदर्दों की एक बड़ी तादाद नजर आई। शुरका ने प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मजलूम कश्मीरियों के हक में और भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे।
भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाते हुए मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाजी जुलूस और रैलियों का इनेकाद किया गया। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। यौम स्याह के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के खत्म नबूवत चौक में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। यौम स्याह रैली में शहरी स्याह परचम लहरा रहे थे। मुजाहिरीन ने बैनर्स, कतबे और प्ले कार्ड थाम रखे थे जिन पर भारत के खिलाफ मजम्मती जुमले दर्ज थे। रैली के शुराका ने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हुए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली तक मार्च किया। यौम स्याह के सिलसिले में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम भी बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। हाथों में स्याह परचम थामे आज़ादी के हक में और भारत मुखालिफ फलक शिगाफ नारे लगाते हुए शुराका ने शहीद बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक मार्च किया। इससे पहले रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीरी अवाम भारत के जबरी फौजी कब्जे और हाकमियत को मुस्तरद कर चुके हैं। मुकर्रीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर के हल के लिए हक़ खुद इरादियत का मुतालबा दोहराया और इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी, हक़ खुद इरादियत और इंसाफ नहीं मिल जाता, कश्मीरी अवाम अपनी जदोजहद हर महाज पर जारी रखेंगे। आज रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम हिंदुस्तान के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान ने कश्मीर पर गासबाना कब्ज़ा किया और कश्मीरियों को बुनियादी हक़ आज़ादी, बुनियादी हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा। और इस वक्त हिंदुस्तान को भी ये महसूस कर लेना चाहिए कि उनके जबर से वो कश्मीर पे कब्जा किसी सूरत भी जारी नहीं रख सकता और कश्मीरी आखिरी कश्मीरी तक इस जदोजहद आज़ादी के लिए कश्मीरी आगे बढ़ते रहेंगे और कश्मीरी अपने हक़ आज़ादी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से दरेग नहीं करेंगे और हमारा ये यकीन है इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कल कश्मीरियों ने पाकिस्तान के जिसने आज़ादी के तौर पर परचमों की बहार और बिल्कुल पूरा दिन लोगों में जश्न रहा। आज आप देख सकते हैं हर तरफ स्याह झंडे हैं और लोग उसको यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। मीरपुर, भिम्बर, कोटली बाग और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में यौम स्याह के सिलसिले में एहतजाजी जलसे, जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया गया और भारतीय पंजा इस्तबदाद से आज़ादी के हुसूल तक जदोजहद आज़ादी जारी उसारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाने के लिए इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसील बता रहे हैं नईमुल असद। भारत के यौम आज़ादी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख और लिबरेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। सियाह झंडे उठाए शुरका ने गो इंडिया गो बैक, हम क्या चाहते आज़ादी, अक़वाम मुत्तहिदा जाग जाओ और कश्मीर आलमी बरादरी की तवज्जो का मुतकाजी है जैसे नारे बुलंद किए। इस मौके पर हुर्रियत कन्वीनर महमूद अहमद सागर, गुलाम अहमद सफ़ी, मोहम्मद फारूक रमानी, सईद यूसुफ नसीम और दूसरे मुकर्रीन ने कहा है कि भारत ने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक सलब कर रखे हैं। भारत खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहता है, लेकिन अब उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनिकाब हो चुका है। हिंदुस्तान कितने जुल्म करे, जबर करे, जबरदस्ती 15 अगस्त कश्मीरियों को मनवाए, घरों पे झंडे लहराए, लेकिन अगर उसमें हिम्मत है तो आ जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत कराए और देखे कि क्या फैसला होता है। मुमताज हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद यासिन मलिक की अहलिया मुशाल मलिक ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि मैं भारत की आवाम से यह सवाल करती हूँ कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपके हुक्मरानों ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। क्या वजह है कि 8 से 9 लाख हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पे पिछले 76 ईयर्स से कब्जा किया हुआ है? क्यों एक पूरी कौम की आज़ादी के राइट सारे सलब कर दिए और एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया मकबूजा जम्मू कश्मीर को? मुशाल मलिक ने कहा है कि भारत जो अमन, उसूल और डिप्लोमेसी का प्रचार करता है, फिर कैसे किसी की आज़ादी को सलब कर लिया गया? हमारी चीखों पर भारतीय हुक्मरान अंधे, बहरे और गूंगे बने रहे हैं। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक अक़लियतों को मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हम अपनी इबादत गाहों में आज़ादी से इबादत कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर लिहाज से सर फ़हरिस्त है। अक़लियती बरादरी ने अपने ख़ुसूसी पैगाम में कहा कि मुल्क में मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ पर हुकूमत के इक़दामात लायक़ तहसीन हैं।
मंदिरों में जाने के लिए आज सब आजाद है, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए इस ममलकत पाकिस्तान में दिल की गहराइयों से 14 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ पेश करते हैं। और दूसरा ये है कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में बड़ी आज़ादी के साथ अपनी तमाम तर रस्मात बड़ी आज़ादा तरीके से मनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम लोग बहुत आज़ादी से रहते हैं, हमें पूरी आज़ादी है कि हम अपने मजहबी त्यौहार बहुत आज़ादी से मनाते हैं। तो हाट के अंदर हम बाकायदा अपनी झांकियाँ निकालते हैं। भी आया है कोई जख्म तेरे सीने पर, ऐ वतन तेरी कसम मेरा बदन टूटा है। पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक में सरफहरिस्त है जो अक़लियतों की हिफाजत करता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने हमें हर लहजा हर मोड़ पर तरक्की से नवाजा है। हम जो है बहैसियत मसीही कौम इस मुल्क में बहुत खुश हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा गुज़र बसर रहन सहन सब कुछ अच्छा है। हमें मुकम्मल तौर पर अपनी इबादत अपने प्रोग्राम को मनाने की भरपूर आज़ादी हासिल है। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने LTA 1 विंडो सेल लाहौर का दौरा किया और वहाँ मौजूद शहरियों से उनकी दरखास्तों के हवाले से दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1 विंडो सेल में FBR काउंटर के क़याम के लिए इक़दाम जारी हैं। शहरियों की सहूलत के लिए 1 विंडो सेल रात 9 बजे तक 2 शिफ्ट्स में काम कर रहा है। निगरान वज़ीर आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरखास्तों को 10 रोज़ में निपटाने की हिदायत करते हुए कहा कि बुजुर्ग शहरियों के NOC उनकी रिहाइश गाहों तक पहुँचाए जाएँ। कपास की फसल तैयारी के अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। मौजूदा मौसमी हालात कपास की फसल के लिए इंतहाई मौजू हैं। मुल्तान से फरहान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में मजमूई तौर पर 48 लाख से ज़ायद एकड़ रकबे पर कपास की काश्त की गई है, जबकि मुल्की पैदावार का तकरीबन 80% जनूबी पंजाब से हासिल होता है। जनूबी पंजाब की आबो हवा चूँकि इस अहम तरीन फसल के लिए निहायत मौजू है, सावन और भादू के महीने में हद से ज़्यादा माहौल दरअसल कपास के टिंडों की बढ़ोतरी और पैदावार में इजाफे का बाइस होते हैं। दिन और रात के दौरान 30 और 40 के दरमियान दर्जा हरारत रहने से फसल को बराह रास्त फ़ायदा होता है। इस मौसम से पौधे की सेहत और पौधे पर फल लेने की जो सलाहियत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो रहा है और इससे पैदावार पर बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे। फसल की तैयारी के इस अहम मरहले में बेहतरीन पेस्ट मैनेजमेंट और वक्त पर पानी की फराहमी से मतलूबा अहदाफ बासानी हासिल किए जा सकते हैं। टिंडे लगे हुए हैं, उनको मोटा करने के लिए, उनके वज़न में इजाफा के लिए खाद की मैनेजमेंट बेहतर करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो स्प्रे है जिसमें बोरान और जिंक है उसको इस्तेमाल करें और साथ साथ पोटाश का इस्तेमाल करें, तो इससे फसल की क़ुव्वत मुदाफ़त भी बेहतर होगी, सेहत बेहतर होगी, ज़्यादा फल आएगा, टिंडे का साइज़ बड़ा होगा। रवा साल मुल्क में कपास का पैदावारी हदफ 1,27,00,000 गांठे मुकर्रर किया गया है, जिसमें पंजाब का हिस्सा 83,36,000 गांठे हैं। पंजाब में गुज़िश्ता 4 माह से कपास की मुहिम जारी है। बेहतरीन निगहदाश्त और मॉनिटरिंग की वजह से पिछले सालों की निस्बत इस साल कपास की बेहतर पैदावार मुतवक्के है। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, सिहोनी फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया है। फ़लस्तीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक काबिज़ फोर्सेस ने अरिहा शहर में वाक़ अक़बा जबर कैंप पर छापे के दौरान 79 फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की, जिससे 2 नौजवान शहीद हो गए। इसराइली फोर्सेस ने कैंप से 20 साला फ़लस्तीनी नौजवान को भी हिरासत में ले लिया। रवा साल शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 216 हो गई है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज तब्दील करने की कोशिशों पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। साल 2020 में इंतखाबी नताइज तब्दील करने के 2 साल तक तहकीकात जारी रहीं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी जराइम के इल्ज़ामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। ये अमरीकी तारीख में किसी भी साबिक सदर का पहला ट्रायल है जिसको टेलीविजन पर नशर किया गया। इस रियासत में डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडन ने शिकस्त दी थी। ये रवा साल का चौथा केस है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की गई है। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुआविन जॉन ईस्टमैन भी फर्द जुर्म शामिल हैं।
उधर अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी साजो सामान पर मुश्तमिल $20 करोड़ का इजाफी पैकेज फराहम करने का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि नए पैकेज में गोला बारूद और दीगर फौजी साजो सामान शामिल है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इजाफी पैकेज की फराहमी पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। उधर रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी हथियार ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं, जबकि मगरबी हथियार गैर मौसर रहे। रूस और यूक्रेनी फोर्सेस के दरमियान मुख्तलिफ महाजों पर शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेन और रूसी अफवाज ने एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। इसकी ज़ैर कसम एरिस की वजह से कोरोना इक़दामात को पसे पुश्त न डाला जाए। अमरीका, यूरोप और एशिया में कोविड-19 के इन्फेक्शन और मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। WHO के हुकाम ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की EG5 एरिस कोरोना की दूसरी इकसाम के मुकाबले में ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा मुतादी और शदीद हो सकता है। कोरोना की पहली किस्म पहली बार नवंबर 2021 में ज़ाहिर हुई थी। नई झेली किस्म में भी तकरीबन ओमिक्रॉन जैसी ही अलामात हैं, जिसमें नाक का बहना, छींक आना, खांसी, बुखार, थकावट महसूस होना शामिल है। WHO के मुताबिक नया वायरस चीन, अमेरिका, जनूबी कोरिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और भारत समेत 51 ममालिक में रिपोर्ट हो चुका है। उधर अमरीकी रियासत हवाई के मावी जंगलात में लगने वाली आग पर 6 रोज गुजरने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। आतिशज़दगी की वजह से हलाकतों की तादाद 100 तक जा पहुंची है। हुक्काम ने मज़ीद अमवात का खदशा जाहिर किया है। रियासत हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन का कहना है कि जंगलात में लगने वाली आग गुज़िश्ता 1 सदी की बदतरीन आतिशज़दगी है। आग से मुतासरा दर्जनों अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाहीना कस्बा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जहाँ 3000 इमारतें और 2500 एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें और इमारात राख का ढेर बन चुकी हैं। सयाहों और रिहायशियों को महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। माहिरीन का कहना है कि जंगलात में लगने वाली खौफनाक आग की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं। उधर अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन के बाज़ इलाकों में शदीद तूफान और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान और बारिशों की वजह से वाशिंगटन के बाज़ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। शदीद तूफान दारुल हुकूमत वाशिंगटन के अलावा रियासत वर्जीनिया के शिमाली हिस्सों और रियासत मैरीलैंड के बाज़ इलाकों को मुतासर कर सकता है। इमारतों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचने का खदशा है। महकमा मौसमियात ने शहरियों से बाहर निकलने से परहेज करने और पनागाहों में रहने की अपील की है। नाज़रीन, रूस में एक गैस स्टेशन पर धमाके में 35 अफराद हलाक और 100 से जायद जख्मी हो गए हैं। वाक़या रूस के जनूबी इलाके दागिस्तान में हुआ, जहां गैस लीकेज की वजह से स्टेशन पर धमाका हुआ। धमाके की वजह से गैस स्टेशन में आग भड़क उठी, जिसने पूरे स्टेशन को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े में जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा ने नाइजर की फ़ौजी हुकूमत की जानिब से माज़ूल सदर मोहम्मद बाज़ूम पर संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलाने के ऐलान पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि ये अमल बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना है। इससे पहले नाइजर के बागी फ़ौजी रहनुमाओं ने कहा था कि माज़ूल सदर पर संगीन गद्दारी और मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा चलाया जाएगा। अगर जुर्म साबित हो गया तो नाइजर की पैनल कोर्ट के तहत मोहम्मद बाज़ूम को मौत की सजा हो सकती है। और भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 50 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं। बारिशों के बायस मंदिर गिरने से 9 अफराद हलाक हुए और दर्जनों मलबे में फंस गए हैं। रियासत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई रोज से जारी बारिश से सैकड़ों मकानात ज़मींबोस हो गए। बसेस और कारों सड़कों पर फंस गई हैं। हंगामी सूरत हाल की वजह से इंतज़ामिया ने हिमाचल प्रदेश में स्कूल्स और दीगर तालीमी इदारों को बंद कर दिया है। रियासत के कुछ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 273 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है।
کراچی میں مقیم آسیان ممالک کے سفارتکاروں نے فیملی ڈے منایا، جس میں مختلف سرگرمیوں کے ذریعے جہاں وہ محفوظ ہوئے، وہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بھی انتہائی اہم قرار دیا۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر الدین۔ آسیان کی تنظیم کے رکن ممالک انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، فلپائن، ویتنام سمیت کراچی میں مقیم دیگر قونصل جنرلز نے بھی تنظیم کے 56ویں دن کی مناسبت سے انڈونیشیا کے قونصل جنرل کے زیر انتظام تقریب میں شرکت کی اور باہمی امن، ترقی کے لیے مل جل کر کام کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تقریب کے میزبان انڈونیشیا کے قونصل جنرل ڈاکٹر جون کونکورو کا کہنا تھا کہ سفارتکاروں کو اپنے وطن سے دور رہ کر ملک کی خدمت کے لیے وقف ہونا پڑتا ہے، اور ایسے میں غیر ملک میں مقیم سفارتکاروں کے لیے اہل خانہ کے ہمراہ کم ہی وقت میں اثر آتا ہے، جبکہ آسیان فیملی ڈے میں پاکستان بالخصوص کراچی میں وقت گزارنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ Pakistan and ASEAN country, we have strong relation, and we hope we can improve cooperation between government, private sector, and also people to people. Karachi is very vibrant and dynamic city. I've been here for 2 months and I loved it. اس موقع پر مختلف تفریحی سرگرمیوں، کھیلوں کے مقابلے اور ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ انڈونیشین قونصلیٹ میں ہونے والی آسیان فیملی ڈے کی تقریب کو سفارتکاروں نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ خوب انجوائے کیا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ خبرنامے میں ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ ناظرین، ساون کے بعد بھادوں کی دستک، محکمہ موسمیات نے راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ میدانی علاقوں میں حبس برقرار رہے گی۔ مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ساون کا نہیں بادل جو 4 گھڑی برسے، برکھا ہے یا بھادوں کی برسے تو بڑی برسے۔ جی ہاں، اب بھادوں رت ڈیرے ڈالے گی، اور موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں ستمبر تک وقفے سے رم جھم کا سلسلہ جاری رہنے والا ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام راولپنڈی، اسلام آباد، پوٹھوہار ڈویژن میں بارش ہوگی، جبکہ کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی بادل برسیں گے، تاہم میدانی علاقوں میں حبس کی شدت برقرار رہے گی۔ اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں خصوصاً پوٹھوہار کے ریجن میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہے، اور آج شام رات کے وقت پھر پوٹھوہار ریجن میں، راولپنڈی، اسلام آباد میں مزید گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح جو ملک کے بالائی پہاڑی علاقے جس میں خیبر پختونخوا کے بالائی پہاڑی علاقے ہیں، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، ان علاقوں میں بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خصوصاً آج شام یا رات کے وقت گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ لیکن جو ملک کے میدانی حصے ہیں زیادہ تر، ان میں جو ہے حبس کی کیفیت جو ہے اور گرمی کی شدت میں اسی طرح جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 47 ڈگری، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم خطۂ پوٹھوہار سمیت شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی۔ تو سب سے پہلے اگر تربت کی بات کریں تو تربت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مظفر آباد میں 37، فیصل آباد 38، ملتان 37، جبکہ سرگودا میں بھی 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت۔ سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں 35، کراچی 32، پشاور 35، جبکہ کوئٹہ میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال۔ السلام علیکم، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد انیس۔ پاکستانی کوئسٹ محمد آصف کی پروفیشنل سنوکر میں تاریخی کامیابی، 7 مرتبہ کے عالمی چیمپئن اور سابق ورلڈ نمبر 1 اسٹیفن ہینری کو شکست دے کر برٹش اوپن کے مین راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ محمد آصف نے پروفیشنل سنوکر ٹورنامنٹ برٹش اوپن کے کوالیفائنگ ڈرا میں اسٹیفن ہینری کو 2 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست دی۔ پاکستان کے اسجد اقبال بھی کوالیفائنگ راؤنڈ میں شریک ہیں، وہ چین کے تیان بینگ فائی سے مقابلہ کریں گے۔
امتحان بینک وائی فائی۔ جشن آزادی کے سلسلے میں ڈنڈوت میں پنجاب کی ٹاپ والی بال ٹیموں کے درمیان دلچسپ مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ کی تفصیل بتا رہے ہیں وجیح قاسمی اپنی اس رپورٹ میں۔ جشن آزادی کے سلسلے میں ڈنڈوت میں والی بال کا ایک میچ کھیلا گیا جس میں حامد بلوچ کلب سیالکوٹ اور اختر گجر کلب فیصل آباد کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ دونوں ٹیموں کے مابین میچ شروع میں کافی دلچسپ رہا، بعد میں حامد بلوچ کلب نے بآسانی 2-0 سے میچ جیت لیا۔ آزادی دے خوشی ہیں انہاں بھائیوں نے بڑا ایک ایونٹ کیتا ہے، ان خوشی ساڈی واسطے عوام واسطے، چلو کس طریقے یہ عوام خوشی ہوئے اور ساڈا جڑا نا ایک شوق ہے۔ صرف کرکٹ پہ زور نہیں ہونا چاہیے، کم سے کم ہاکی جس طرح والی بال ہے اس طرح ایونٹ میں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ میچ کے اختتام پر جیتنے والی ٹیموں کو انعامات دیے گئے اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ وجیح قاسمی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ڈنڈوت۔ افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے قومی کرکٹرز کا تربیتی کیمپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں دوسرے روز بھی جاری رہا۔ کھلاڑی تمام شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم 17 اگست کو ہیمبن ٹوٹا روانہ ہوگی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز 22 اگست سے 26 اگست تک سری لنکا میں کھیلی جائے گی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے اورکزئی میں سامانہ کے مقام پر 4 روزہ پیراگلائیڈنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ فیسٹیول میں ملک بھر سے 60 پیراگلائیڈرز نے 2 مختلف کیٹیگریز میں حصہ لیا۔ افغان خاتون نے بھی پیراگلائیڈنگ کا مظاہرہ کیا۔ عوام کی بڑی تعداد نے فیسٹیول میں شرکت کی اور پیراگلائیڈرز کے مختلف فلائی موو سے لطف اٹھایا۔ دنیا کی خوبصورت ترین جو پیراگلائیڈنگ سائٹ ہے خیبر پختونخوا میں ہنگو کے اوپر۔ ناردرن ایریاز اور کشمیر اور وہاں پہ جو وزٹر جاتے ہیں یہ پوائنٹ کسی بھی طرح سے ان سے کسی بھی خوبصورتی کے لحاظ سے بالکل کم نہیں ہے۔ جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس سے بہت زیادہ پیسفل ہے۔ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے that I am coming to سامانہ۔ یہ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت اچھا جگہ ہے اسپیشل فار فلائی کے لیے۔ میں اس علاقے کے لوگوں کو بھی، ایف سی کو بھی اور تمام پائلٹس کو بھی اس جگہ کو ڈسکور کرنے میں مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان آذربائیجان کے کوہ پیما اسرافیل اشورلی نے پاکستان کے یوم آزادی پر خصوصی پیغام دیا ہے۔ حال ہی میں پاکستانی کلائمبر کی جان بچانے والے آذربائیجانی کوہ پیما نے پیغام دیا، پاکستان زندہ باد، تمام پاکستانی عوام کو یوم آزادی مبارک۔ میں پاکستان سے دل سے پیار کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ پاکستان میں امن اور خوشحالی ہو۔ پاکستان اور آذربائیجان بھائی چارہ زندہ باد۔ پاک پتن میں 100 کلو وزنی بوری ریس کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا نے بوری کندھے پر اٹھا کر 50 میٹر تک بھگائی۔ مختلف راؤنڈ کے بعد فائنل میں پہنچ کر مقابلہ جیتنے والے افراد میں نقدی اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ فاتح کھلاڑیوں کو مداحوں نے کندھوں پر اٹھا کر خوب جشن منایا۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں سے اتنا ہی، اب آپ کو واپس لے چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ مکمل ہوا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے گا۔